हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन ने केमिस्ट्री की क्लास में वो त्रिज्या निकालनी सीखी थी। ठीक है, तो अब अपन निकालने सीखेंगे, त्रिज्या ज्ञात करना सीखा था, अब अपन ज्ञात करना सीखेंगे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। एक इसमें वेग और ज्ञात करना सिखा देता हूँ। इससे पहले नंबर तो फर्स्ट पे तो अपन ने ज्ञात करना सीखा था, त्रिज्या ज्ञात करना सीखा था। अब अपन सेकंड पे ज्ञात करना सीखेंगे इलेक्ट्रॉन का वेग। इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करने का सूत्र होता है 2.18 इंटू 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकेंड। वेग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2.18 इंटू 10⁻6 Z/n। परमाणु क्रमांक ऊपर और कोषों की संख्या नीचे। ठीक है, ये है वेग ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, पूछा जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फॉर्मूला ही पूछ सकता है। ठीक है, नहीं इससे कोई क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, और आए भी तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो आराम से। जैसे कि मान लो कि देते हैं हाइड्रोजन के फर्स्ट कोष का वेग ज्ञात करो, ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो अपन क्या करना है, अपन को पता है सूत्र क्या होता है 2.18 इंटू 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड क्या है, परमाणु क्रमांक कितना है पर एक, कौन सा पूछ गया फर्स्ट की, तो 2.18 इंटू 10⁻6 दो की पूछा तो दो से गुणा करके मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह अपन थर्ड पॉइंट पाते हैं। अपन ज्ञात करना सीखेंगे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र होता है -13.6 इंटू Z²/n² m एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है -13.6 इंटू Z²/n² eV/एटम, ये इसकी इकाई है। ठीक है, तो देखिए अब अपन इस सूत्र को कैसे लगा के ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अपन क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अपन ने त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ऐसे अपन ज्ञात करते हैं। जैसे अपन को दे दिया कि हाइड्रोजन के प्रथम कोष के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया अपन को पता है अपना फॉर्मूला क्या है, E बराबर -13.6 इंटू Z²/n² eV एटम। ठीक है, Z² मतलब परमाणु क्रमांक का स्क्वायर, eV बराबर -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बटे प्रथम कोष की तो 1 का स्क्वायर, E बराबर -13.6 eV। ये लो। ठीक है, एक का स्क्वायर कितना आएगा एक, नीचे वाले एक का स्क्वायर भी कितना आएगा एक, तो एक में एक का भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक को -13.6 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या आएगी। ठीक है, इसी तरह से अब अपन को बोल दे वो कि द्वितीय कोष की द्वितीय कोष के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, सिंपल सा भाई अपन को फॉर्मूला बताइए, बराबर क्या होता है -13.6 इंटू Z²/n²। ठीक है, फॉर्मूला पता अपन को। अब क्या करेंगे, अपन फॉर्मूले में रख देंगे
जेड स्क्वायर हाइड्रोजन 1 का स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, द्वितीय का पूछा है तो 2 का स्क्वायर, ई बराबर -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो ई बराबर -13.6 बटे 4 बराबर कितना आएगा 4 तिया 12 4 चौको 16 3.4। ये लो, ऐसे अपन तृतीय कोश की ज्ञात कर सकते हैं आराम से। तो मान ले वो बोल दे थर्ड तृतीय कोश की वजह ज्ञात कीजिए, तो अपना वही फॉर्मूला ई बराबर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ई वी। ठीक है, ई बराबर -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर -13.6 इंटू 1/9 कितना आएगा -13.6 अपॉन 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 1.51। ठीक है, 9 एकम 9 बच गए 4 40 9 पंजे 45, फिर से वही ठीक है। अब देखिए कि जैसे अपन को एक क्वेश्चन दे रखा है कि हीलियम आयन के द्वितीय एवं तृतीय कोशों में इलेक्ट्रॉन के वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया था वेग वाला सूत्र, तो अपन को क्या है वेग का अनुपात ज्ञात करना है हीलियम के द्वितीय एवं तृतीय कोश का। ठीक है, तो वही जैसे अपन ने पहले त्रिज्या वाले में किया था ना, द्वितीय कोश वाले को तो मान लेते हैं अपन R2 बराबर क्या हो गया 2.18 इंटू 10⁶ जेड अपॉन एन, यही था फॉर्मूला बटे R3 बराबर 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड अपॉन एन। ठीक है, 2.1 से 2.8 10⁶ से 10⁶ गई। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए क्या बच गया R2 बराबर तो क्या बचा जेड अपॉन एन और R3 बराबर क्या बचा जेड अपॉन एन। अब देखिए हीलियम को पूछा है तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया 2 बटे कौन से कोश के लिए पूछा है द्वितीय के लिए, ये लो बटे हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 कौन से कोश के लिए तृतीय कोश के लिए, 2 से 2 कट जाएगा 1/1। ठीक है, अब ये आपस में गुणा कर लेंगे इनको। ठीक है, एक को गुणा कर लेंगे 3/2 से, इसको गुणा में ले जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा 3/2। ये लो ये इसका आंसर है। अब अपन चलते हैं अगले टॉपिक पर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगला टॉपिक कौन सा है अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाँ, तो अगला टॉपिक कौन सा अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखिए पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ठीक है, K L M N O P Q
अब देखिए जो के होता है, जो सबसे नीचे वाला स्पेक्ट्रम होता है, नीचे वाला के, जिसे तो बोला जाता है लाइमन। नीचे वाला क्या बोलते हैं? लाइमन। ये पराबैंगनी क्षेत्र होता है, पराबैंगनी। इसके ऊपर जो एल होता है उसे बोलते हैं बामर। ये कैसा क्षेत्र होता है? ये होता है दृश्य। इधर लिख देता हूं मैं, दृश्य क्षेत्र होता है। इससे ऊपर वाला एम होता है पास्चन। इससे ऊपर वाला होता है ब्रैकेट। इससे ऊपर वाला फंड, ठीक है। इससे ऊपर वाला हम्फ्री। और ये सारे बामर से ऊपर पास्चन तक ये सारे होते हैं अवरक्त क्षेत्र, बोलते हैं इन्हें अवरक्त क्षेत्र। यहां तक होंगे, इनको क्या बोला जाता है? अवरक्त क्षेत्र, ठीक है। सबसे नीचे वाला के कौन होता है? स्पेक्ट्रम होता है, उसके बोलते हैं लाइमन। वो कैसा क्षेत्र होता है? पराबैंगनी। उसके ऊपर होता है बामर। बामर कैसा होता है? दृश्य। उसके ऊपर आता है पास्चन, फिर उससे ब्रैकेट, फिर उससे फुंड, फिर उससे हम्फ्री। वो सारे कैसे होते हैं? अवरक्त क्षेत्र होते हैं। अब देखिए इनमें क्वेश्चन क्या होगा, या तो इनमें क्वेश्चन यही पूछ लेगा सबसे पहले तो कि लाइमन का क्षेत्र कौन सा कैसा होता है, बामर क्षेत्र कैसा होता है, ये तो इनमें से पूछ लेगा। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि जो एल स्पेक्ट्रम है वो कौन सा होता है, बामर पास्चन, या फिर एम की पूछ ले, या फिर के की पूछ ले। ऐसे भी पूछ सकता है इनमें से क्वेश्चन। अब देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा है। जैसे मान लीजिए अब इनमें क्वेश्चन पूछ ले कि n बराबर 7, 6, 5, 4 से n बराबर 1 में संक्रमण करता है। ठीक है, कहां से कहां कर रहा है? n बराबर 6, 7, 5, 4, मतलब इनमें से किसी से, 7 से या 6 से 5 से 4 से, इनमें से n बराबर 1 में संक्रमण करता है। तो इसकी श्रेणी कौन सी होगी और इसका क्षेत्र कौन सा होगा? अब देखिए अभी अपन ने स्पेक्ट्रम बनाया था ना थोड़ी देर पहले, तो n बराबर वहां से कौन से में रहा है, ये मतलब नहीं कौन से जा रहा है, कौन से में रहा है? n बराबर 1 में। n बराबर 1 किसके लिए होता है? k के लिए। तो k की श्रेणी कौन सी हो गई? सबसे नीचे वाला है लाइमन। लाइमन तो उसकी श्रेणी हो गई। क्षेत्र कौन सा है उसका? पराबैंगनी। कौन सा क्षेत्र में होता है? पराबैंगनी। ऐसे मान लीजिए वो दे दे n बराबर 5, 4, 3 से n बराबर 2 में आता है। ठीक है, तो श्रेणी कौन सी होगी? 2 पे कौन सा आता है? के एल कौन सा होता है? बामर श्रेणी। तो उसकी श्रेणी कौन सी हो गई? बामर। और उसका क्षेत्र कौन सा हो गया? अभी बताया था, उसका क्षेत्र हो गया दृश्य। दृश्य उसका क्षेत्र हो गया। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। अब मान लीजिए कि आपसे वो पूछ ले कि कुल स्पेक्ट्रम रेखा बताइए कि कुल स्पेक्ट्रम रेखाएं कितनी होती हैं। तो उन्हें सीधे भी निकाल सकते हैं अपन और फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सीधे निकालनी हो जैसे अपन को कि कुल स्पेक्ट्रम रेखाएं कितनी होती हैं, तो अपन को पता है कहाँ तक जाती हैं? 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 पी तक जा रही थी ना।
6 तक, ठीक है। सारी को काउंट कर लो, कितनी आएंगी 21। तो टोटल इसका रेखाएं कितनी होती हैं 21 होती हैं। मान लो आपको सूत्र से निकालनी है, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है इनका, n2 माइनस n1 प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है निकालने का। n2 क्या होता है उच्चतम स्तर कौन सा है, और n1 क्या होता है निम्नतम स्तर कौन सा है। ये तो किसको बताता है उच्चतम स्तर को, और n1 किसको बताता है निम्नतम स्तर को, ठीक है। तो उच्चतर स्तर मतलब सबसे ऊपर कौन सी होती है 7वीं होती है, तो 7 माइनस 1, ठीक है। अगले में क्या आएगा 7 माइनस 1 प्लस 1, 7 में से एक कितने बचे 6, 7 में से एक कितने बचे 6, 6 प्लस 1 वो कितना हो गए 7, ओ सॉरी इसके बटे में 2 और होता है, ठीक है। तो बाई 2 अभी बाई 2 हो गया, बराबर सचिन कितने हो गए 42 बाई 2 बराबर कितने हो गए 21। ये लो, तो टोटल रेखाएं कितनी हो गई 21 रेखाएं, ठीक है। अब देखिए अगला आता है अपना डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य में क्या होता है, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन की तरंग और प्रकृति, ये किसने दी थी सर्वप्रथम डी ब्रोगली ने दी थी। इलेक्ट्रॉन की तरंग और प्रकृति दोनों किसने दी थी डी ब्रोगली ने दी थी। और प्रत्येक सूक्ष्म गतिशील कण है वो द्वैत प्रकृति रखता है, कौन कौन सी, एक तो कण और एक तरंगदैर्घ्य। ये किसने दिया था सबसे पहले डी ब्रोगली ने दिया था। और कण का तरंगदैर्घ्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तरंगदैर्घ्य इसके संवेग, समय क्या होता है p। तो ठीक है, देखो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सर्वप्रथम किसने दी थी तरंग प्रकृति सर्वप्रथम किसने दी थी डी ब्रोगली ने। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो प्रत्येक सूक्ष्म कण है वह द्वैत प्रकृति रखता है। द्वैत प्रकृति रखता है, कौन कौन सी द्वैत प्रकृति, एक तो कण व तरंग, दोनों प्रकृति रखता है। ये भी किसने दिया था डी ब्रोगली ने। और डी ब्रोगली ने क्या बताया, और बताया था डी ब्रोगली ने कि जो कण का तरंग दैर्ध्य है वह उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कण का तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब लैम्बडा बराबर 1/p। ठीक है, और लैम्बडा बराबर h/p। h का यहाँ पर नियतांक है। ठीक है, चूंकि p बराबर क्या होता है, p बराबर होता है mv। ठीक है, तो लैम्बडा बराबर h/m mv हो जाएगा। ठीक है, h क्या है यहाँ पर नियतांक है, v क्या है वेग है, m क्या है मास है,
और h क्या है, h एक नियतांक है। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले सॉल्व करने के लिए, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन को एक सारणी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि एक साइड तो अपन डाल लेंगे घटक, एक साइड डाल लेंगे MKS पद्धति, एक साइड डालेंगे CGS पद्धति। ठीक है, सबसे पहले आता है लैम्बडा। लैम्बडा को इसमें मापते हैं मीटर में, इसमें सेंटीमीटर में। फिर आता है मास, मास को मापते हैं किलोग्राम में, इसमें ग्राम में। ठीक है, अगला आता है वेग। वेग को इसमें मापते हैं मीटर पर सेकंड में, इसमें सेंटीमीटर पर सेकंड में। ठीक है, इसमें आता है C, प्रकाश का वेग। ये होता है इसमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, उधर होता है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, H नियतांक, ये होता है इधर 6.626 × 10⁻34 मीटर पर सेकंड, इधर होता है 6.626 × 10⁻27 अर्ग में। ठीक है, इस सारणी को क्या जरूरत पड़ेगी, इस सारणी की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि मान लीजिए कि क्वेश्चन में दे दे एक रीडिंग को तो दे देगा वो MKS पद्धति में, जैसे मीटर में दे दिया। ठीक है, और दूसरी दे दिया उसने ग्राम में, तो फिर कैसे सॉल्व करोगे? तो उसके लिए वो या तो उसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, या फिर ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अपन को न्यूमेरिकल दे दे कि एक गेंद को 3 × 10⁻³ सेंटीमीटर से फेंका जाता है, तो ये क्या हो गया उसका वेग, इतनी गति से फेंका जाता है, तथा इसका द्रव्यमान कितना हुआ, 200 ग्राम हुआ। तो इस गेंद की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। देखो अपन सबसे पहले तो दे क्या रखा है, अपन को उसका वेग दे रखा है, तो उसका वेग कितना है, वेग है 3 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है वेग। उसके बाद उसका द्रव्यमान मतलब मास दे रखा है, कितना दे रखा है, 200 ग्राम में दे रखा है। ठीक है, और उस गेंद का क्या बताया अपन को, लैम्बडा अपन को ज्ञात करना है। और अपन जानते हैं H नियतांक का मान हमेशा क्या होता है, वो अपन अब इसमें मान को अपन डिसाइड करेंगे। उसके देखिए ये CGS पद्धति से दे रखा है सेंटीमीटर पर सेकंड, ग्राम, ये भी CGS में, तो उसमें ये MKS पद्धति में नहीं, CGS में ही है। ठीक है, ये CGS पद्धति में, तो CGS पद्धति में नियतांक H का मान क्या होता था, 6.626 × 10⁻27 अर्ग होता था। तो अपन यहाँ पर अर्ग रखेंगे, ना कि अब यहाँ पे 10⁻34 रखेंगे। ठीक है, अपन को ये सारा दे रखा है। अब अपना सूत्र क्या है, लैम्बडा बराबर H/mv। लैम्बडा अपन को ज्ञात करना है। H नियतांक क्या दे रखा है अपन को, 6.626 × 10⁻27 बटे m, मास कितना दे रखा है, 200 × 3 × 10⁻3। ठीक है, ये दे रखा है अपन को। अब देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 दूनी 6, ऐसा समझ नहीं आया आपको, 200 × 3 × 3। ठीक है, 200 में 2 × 100 लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 200 ही होगा, तो वो 10⁻2 हो जाएगा, 10⁻2 और 10⁻3 कितने हो जाएगा, 6.626 × 10⁻27। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया 2 × 100, 10⁻2 हो गया, 3 दूनी 6 हो गई, और ये कितने हुआ, 10⁻5, 3 और 2 कितने हो गए, 5। उनके आधार समान है, घात अलग अलग है तो वो जुड़ जाते हैं।
ठीक है। 10⁵ मैं 6 से इसको काट दूं, कितना आएगा, लगभग 1.1 आएगा, इंटू 10⁻⁻27 बटे नीचे हो जाएगा 10⁵। 10⁵ नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस की 5 हो जाएगी, तो बराबर क्या है 1.1 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10⁻⁻5 और 27 कितने हो गए -32। 1.1 इंटू 10⁻32 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये लो, ये इसका आंसर है। अब देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है कि 1 ग्राम की गेंद को मास कितना दे रखा है उसका 1 ग्राम। 1 ग्राम की गेंद को 100 मीटर पर सेकंड की गति से फेंका जाता है, वह कितना दे रखा है उसका 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो उसका तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या निकालना, लैम्बडा, और नियतांक अपन यूनिट के हिसाब से। अब देखिए एक अपन को दे रखा है सीजीएस पद्धति से, एक दे रखा है एमकेएस पद्धति से। अब या तो अपन इसको चेंज कर लें सेंटीमीटर पर सेकंड में, या फिर इसको चेंज कर लें किसमें, ये देखो तरंग दैर्ध्य को मीटर में ज्ञात कीजिए। मीटर में ज्ञात करना है तो मतलब ये तो मीटर में रखनी है, इसको क्या चेंज करना है किलोग्राम में। 1 ग्राम में तो इसको 100 किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, मतलब 1 किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1/1000 ग्राम। ठीक है, तो ये कितनी हो गई नीचे 1/10⁻³ से ऊपर ले जाएंगे क्या हो गया 10⁻³ मीटर पर सेकंड। मीटर में आ गया अभी। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसी के अनुसार अपन लैम्बडा लेंगे। अब लैम्बडा क्या लिया जाएगा अपना, अब लैम्बडा लिया जाएगा अपना मीटर वाली यूनिट के अनुसार 6.626 इंटू 10⁻34। अब ये वाला फॉर्मूला अपने यूज आएगा। ठीक है, अब अपन सिंपल है अपना फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला अपना लैम्बडा बराबर h/mv। लैम्बडा ज्ञात करना है, h अपन का पता लगे कितना अपना 6.626 इंटू 10⁻34 बटे m कितना है अपना 1 ग्राम नहीं है, 10⁻³ इंटू अपना वेग कितना है 100 को क्या लिख सकते हैं अपन 10⁻²। ठीक है, 10⁻² में से 10⁻³ जाएंगे कितने बचेंगे 10⁻⁻1। लैम्बडा बराबर 626 इंटू 10⁻34 बटे 10⁻1 बच गई, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी प्लस की 34 में से -34 में से प्लस 1 जाएगा कितने हो जाएंगे -33। तो आंसर क्या आ जाएगा लैम्बडा बराबर 626 इंटू 10⁻34 मीटर पर सेकंड। ये लो, अब आगे चलते हैं अपन। आगे आता है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है, देखिए कि उन्होंने बताया था इनके अनुसार किसी भी कण का संवेग व स्थिति एक साथ मापन संभव नहीं है। मतलब हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार इनके अनुसार किसी भी सूक्ष्म कण के संवेग और स्थिति इन दोनों का मापन संभव ही नहीं है, एक साथ संभव नहीं है। इन दोनों का मापन एक साथ संभव नहीं है।
ठीक है, तो इसका गणितीय रूप क्या होता है वो बता देता हूं मैं आपको कि P बराबर mv, तो डेल्टा P बराबर m डेल्टा v, वेग और स्थिति दोनों कभी संभव नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका गणितीय रूप हो जाएगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा p h अपॉन 4 पाई, ये इसका गणितीय रूप हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा x क्या हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा स्थिति में त्रुटि, स्थिति में त्रुटि। डेल्टा p हो जाएगा यहाँ पर संवेग में त्रुटि, ठीक है, और डेल्टा v हो जाएगा यहाँ पर वेग में त्रुटि। ये इसका गणितीय रूप होता है। ठीक है, बस नॉर्मली ये याद रखना। ज्यादातर इसमें या तो ये पूछते हैं क्वेश्चन कि किसी भी सूक्ष्म कण का संवेग व स्थिति एक साथ संभव नहीं, ये कथन किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने दिया था। ठीक है, या फिर पूछ ले हाइजेनबर्ग ने कौन सा दिया था जिसके स्थिति व संवेग साथ नहीं होता, या फिर से गणितीय रूप पूछता है। गणितीय रूप क्या है इसका, डेल्टा x इंटू डेल्टा p बराबर या लेस देन h अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा x क्या है यहाँ पर, स्थिति में त्रुटि है, डेल्टा p क्या है यहाँ पर, संवेग में त्रुटि है, और डेल्टा v क्या है यहाँ पर, वेग में त्रुटि है। ठीक है, या फिर इससे एक तरह का ये भी क्वेश्चन पूछ जा सकता होता है कि यदि किसी कण की स्थिति में त्रुटि शून्य है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को उल्टे होते हैं कि यदि किसी स्थिति में त्रुटि शून्य होगी ना, क्या लिख रहा हूं मैं, यदि किसी भी स्थिति में त्रुटि शून्य है तो उसका संवेग अनंत हो जाएगा। ठीक है, यदि त्रुटि अनंत है तो उसका संवेग 0 हो जाएगा। बस ये चीज और ध्यान रखनी है इसमें कि यदि किसी स्थिति में त्रुटि शून्य है, संवेग अनंत हो जाएगा, और संवेग 0 है तो त्रुटि क्या हो जाएगी, उसकी अनंत हो जाएगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं अगला टॉपिक। ये चैप्टर अब एक क्लास में खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपन अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जल्दी से जल्दी अब चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम लाइव टेस्ट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर सकें। थैंक यू।